नमस्कार दोस्तों। आज की व्याख्या में कामायनी महाकाव्य के अगले पद की व्याख्या मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगी। जैसा कि सभी को ज्ञात है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य के लिए एक अद्वितीय महाकाव्य है और इसमें उन्होंने चिंता सर्ग के माध्यम से मनु की जो मन स्थिति है उसका वर्णन बहुत ही अच्छे अर्थों में किया है, बहुत ही स्पष्ट रूप से किया है कि उस जल प्लवन की घटना के बाद मनु किस प्रकार से अपने विचारों में डूबे हुए हैं और कैसी कैसी उनकी मन स्थिति है। इस सभी की बारे में जयशंकर प्रसाद जी ने वर्णन किया है। पहले मैं पद पढ़ूंगी, फिर उसकी व्याख्या करूंगी। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, शब्द उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा, साधन करता सुशमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। संदर्भ प्रसंग हम इसका इस प्रकार से देखेंगे कि ये जो काव्य है, काव्य की पंक्तियां हैं, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई हैं और प्रस्तुत पद को कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता सर्ग से लिया गया है। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे कि व्याख्या में जयशंकर प्रसाद जी ने जो जल प्लवन की घटना को कितनी खूबसूरती के साथ बताने का प्रयास किया है कि वो जो भाव हैं मन के हृदय के, वह किस प्रकार से आते जाते हैं। और चूँकि चारों तरफ जहाँ पर वो ऊंची शिलालेख में बैठे हुए हैं, आसपास भरे हुए जल को देखकर उनके जो मनोभाव हैं किस प्रकार से व्यक्त होते हैं, उसको बताया है उन्होंने। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। उस शिलालेख जड़ शिलालेख में बैठे हुए जो मनु हैं वह एक तपस्वी की तरह दिखाई पड़ रहे हैं और उसी जो तरुण तपस्वी हैं उसके समान ही लंबे लंबे वहाँ पर देवदार के जो वृक्ष हैं जो बर्फ से ढक गए हैं, आच्छादित हो गए हैं, बर्फ से ढक गए हैं, वह वहाँ पर उन्हीं के समान लंबे लंबे वृक्ष खड़े हुए हैं जैसा वो तरुण तपस्वी अर्थात मनु जी हैं। कारण ना केवल बिल्कुल सफ़ेद जान पड़ते हैं क्योंकि बर्फ से आच्छादित भले ही हो गए हों, लेकिन उनमें कहीं कहीं पर बर्फ पिघलने के कारण वो जब हिम से वो बूंदें टपकती हैं, बर्फ की बूंदें टपकती हैं तो वो पेड़ जो है स्थिर खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो शीत में ठिठुर जाने के कारण पत्थर के समान वो वृक्ष भी वहीं पर स्थिर होकर खड़े हो गए हैं। और कभी कभी जब हवा के आवेग से पत्तियां इधर उधर होती हैं तो उसकी कुछ बूंदें नीचे पिघलकर टपकने लगती हैं। तो वह दृश्य बहुत ही देखने पर ऐसा लगता है कि मनु के समान ही जैसे तपस्वी बैठा हुआ है शिलालेख पर, वैसे ही वो वृक्ष देवदार के भी बर्फ से ढके होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। मनु के शरीर पर प्रत्येक जो अंग है वहाँ पर भी बर्फ के कारण जो आसपास का वातावरण है वो भी मानो स्थिर हो गया, वो विचार की अवस्था में है, उनका मन बहुत ही मार्मिक है, चारों ओर प्रलय में सब कुछ नष्ट हो चुका है और सिर्फ जल तत्व ही प्रधान रूप से दिखाई पड़ रहा है। और जल तत्व दिखाई पड़ने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि चाहे वो बर्फ के रूप में हो यानी सघन रूप में हो या फिर वो बहते हुए पानी के समान हो,
वो उसी जल तत्व की ही प्रधानता चारों तरफ दिखाई पड़ती है। वैसे भी जल प्लवन की घटना को भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना माना गया है जिसमें मन को देवों के रूप में दिखाया गया है और विभिन्न जो मानव की संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर भी दिया गया है इसके माध्यम से, और इसको एक ऐतिहासिक रूप भी प्रदान किया गया है जल प्लावन की घटना को। विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न संज्ञाओं के माध्यम से ये बताया भी गया है कि अनेक ग्रंथ हैं जिनमें सद्गत ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म एवं विष्णु पुराण हो गया, नैमित्तिक पुराण नैमित्तिक जो है उसमें भी बताया गया है, अग्नि पुराण ब्राह्मण में भी बताया गया है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत पुराण नित्य आदि में भी ऐसी व्याख्याएं मिलती हैं जो मन के बारे में ये सारे जो बातें जय शंकर प्रसाद जी ने लिखी हैं बहुत कुछ उससे मिलता जुलता हुआ प्रमाण देती हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसी दिन प्रातःकाल जब मनु संध्या वंदन करते हुए जब आचमन करने के लिए एक लोटे से जल को लेने के लिए निकलते हैं तो सोचते हैं कि जल क्यों नहीं निकल रहा है, क्या फंस गया है इसमें। कुछ साफ करने के उद्देश्य से टोटी को कुछ डालने पर मछली ने कहा कि मेरी प्राणों की रक्षा करो। उसमें मछली फंस जाती है और वह मनु से आग्रह करती है कि तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। मनु ने सोचा यह मेरी कैसे प्राण रक्षा करेगी, ये तो छोटी सी मछली है। उसकी प्राण रक्षा है तो उसे जल में डाल दिया। समय बीता, जल प्लावन हुआ। लहरों के थपेड़ों से मन की नौका डूबने उतराने लगी। वही मछली आई और सराक अर्थात लंबे लंबे मूंछों के जो बाल थे मछली के मुख के, उसमें बांधकर वो नौका को हिमालय तक पहुंचा कर ले गई और इस प्रकार मन के प्राणों की रक्षा उस मछली ने किया। कुछ परिवर्तनों के साथ यही कथा भारतीय पुराण साहित्य में भी मिलती है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि जो जल प्लवन की घटना है वो ऐतिहासिक है, इसे कल्पना का रूप नहीं दिया जा सकता। जल प्लावन का मूल कारण प्रसाद ने देवों के भोग विलास को माना। उनकी कल्पना है कि जल प्लावन के इतिहास में कल्पना दोनों का समन्वय कर इस घटना को लिखा गया है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा देखा जाए तो प्रकृति के साथ में लोगों का जब खिलवाड़ होता है तो प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है और फिर वह ऐसे ही किसी प्रकोप के माध्यम से नष्ट कर देती है, पृथ्वी को तहस नहस कर देती है। इस बात को इस पद के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे इस व्याख्या को, इसके आगे की व्याख्या को। धन्यवाद। यदि आपको मेरे द्वारा की गई व्याख्याएं समीक्षा पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।